उस्मान खिड़की के पास बैठा ट्रेन के अंधेरे डिब्बे में चुपचाप बाहर देख रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था और बीच बीच में दूर किसी गांव की हल्की पीली रोशनी चमक कर गायब हो जाती थी। डिब्बे में बैठे ज्यादातर लोग सो चुके थे। किसी की हल्की खर्राटों की आवाज आ रही थी तो कहीं चाय वाले की आवाज कानों में गूंज रही थी। अर्जुन ने अपनी मोबाइल देखी। रात के 1:45 बज चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली। कितने साल बाद दादाजी के गांव जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? चाचा, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। बचपन में वो हर गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाया करता था, लेकिन पढ़ाई, काम और शहर की भागदौड़ में वो गांव जैसे कहीं पीछे छूट गया। इस बार दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पिताजी ने मुझे तुरंत गांव जाने को कहा था। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करने लगी। बेटा, अगला स्टेशन तुम्हारा ही है शायद। जी काका, मुझे यहीं अगले स्टेशन में उतरना है। बेटा, रात बहुत हो गई है, संभल कर जाना। ट्रेन ने लंबी सीटी मारी और धीरे धीरे छोटे से स्टेशन पर रुक गई। उस्मान अपना बैग लेकर नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। कुछ टिमटिमाती लाइटें, दूर बैठे 2-3 कुत्ते और स्टेशन मास्टर के कमरे से आती हल्की रोशनी, बस इतना ही। उसने पीछे घूम के ऊपर लगी घड़ी की ओर देखा। ठीक रात के 2 बजे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन शहर जैसा नहीं था, यहां सन्नाटा भी जैसे आवाज करता था। अर्जुन प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि बाहर कोई ऑटो मिल जाएगा और वो सीधे दादाजी के गांव पहुंच जाएगा, लेकिन बाहर आकर उसका चेहरा उतर गया। पूरा स्टेशन रोड खाली पड़ा था। दूर दूर तक बस अंधेरा ही छाया हुआ था और दूर कहीं पेड़ों की सरसराहट और सड़क पर फैली पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। उस्मान ने इधर उधर देखा। स्टेशन के बाहर फैली सुनसान सड़क को देखकर उसके मन में हल्की बेचैनी होने लगी। इतनी रात हो गई पर स्टेशन पर एक भी ऑटो नहीं। अब गांव तक कैसे जाऊंगा? उस्मान ने एक गहरी सांस ली और सड़क के किनारे खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। कितनी देर और इंतजार करूंगा? अंधेरे में रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रही। जितनी देर यहां इंतजार करूंगा उतनी लेट होगी। इससे अच्छा मैं पैदल ही चला जाऊं। समय धीरे धीरे बीतने के साथ थकान और बढ़ रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। तभी थोड़ी दूर अंधेरे में उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी लाल धोती कुर्ता पहने था। उसकी लंबी सफेद मूछें थी और आंखें अंधेरे में भी अजीब तरह से चमकती सी लग रही थी। वो बिल्कुल शांत खड़ा अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन कुछ पल रुका, फिर धीरे धीरे उसके पास गया। वो जितना उसका करीब जा रहा था, धीरे धीरे उसका चेहरा और साफ दिखाई दिया। बाबा, यहाँ से भानपुर जाने के लिए कोई ऑटो मिलेगा क्या? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, रात के 2 बजे यहाँ कोई ऑटो नहीं मिलता। लेकिन मुझे गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। दादाजी अकेले हैं, उन्होंने ही बुलाया है। बूढ़ा आदमी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। जरूरी काम अक्सर रात में ही बुलाते हैं, दिन में तो लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। उस्मान उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन चुप रहा। तो अब क्या करूं चाचा? गांव यहां से कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं, अगर हिम्मत हो तो पैदल चला जा सकता है। उस्मान ने पीछे मुड़कर सुनसान सड़क की तरफ देखा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। कुछ पल के लिए उसके मन में वापस स्टेशन पर रुक जाने का विचार आया, लेकिन दादाजी की घबराई हुई आवाज उसे बार बार याद आ रही थी। बेटा, जाना है तो जल्दी चलो, देर मत करो। उसने बैग को थोड़ा कसकर पकड़ा और बूढ़े आदमी की तरफ देखा। अगर पैदल जाना ही पड़े तो मुझे रास्ता बता दीजिए चाचा। बूढ़ा आदमी ने हल्का सा मुस्कान दी, जैसे वो पहले से यही जवाब सुनने का इंतजार कर रहा हो। रास्ता बताने से बेहतर है मैं खुद साथ चल देता हूं। रात गहरी है और इस रास्ते को हर कोई नहीं समझ पाता। नहीं चाचा, आप क्यों तकलीफ करेंगे? बेहतर होगा आप मुझे रास्ता बता दीजिए।
कुछ रास्ते ऐसे होते हैं बेटा, जहां अकेले चलना ठीक नहीं होता। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि उस्मान ने आगे कुछ नहीं कहा। दोनों धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चलने लगे। स्टेशन की हल्की रोशनी अब पीछे छूट चुकी थी। सामने सिर्फ लंबी खाली सड़क थी। उस्मान ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। सिर्फ कदमों की आवाज थी। चाचा, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, बहुत साल पहले मैं यही रहता हूं। लेकिन चाचा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। उस्मान उसके जवाब को समझ नहीं पाया। उसने बात बदलने की कोशिश की। चाचा, मेरा गांव भानपुर है। दादाजी का नाम सबीर हुसैन है, शायद आप जानते होंगे। बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उसके कदम रुकते ही उस्मान भी ठिठक गया। बूढ़ा आदमी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। सबीर हुसैन। कुछ पल तक बूढ़ा आदमी चुप रहा। हवा और ठंडी लगने लगी। बहुत पुराने आदमी हैं। बहुत कुछ देखा है उन्होंने, और बहुत कुछ छुपाया क्या मतलब? बूढ़ा आदमी फिर चलने लगा। चाचा, वहां वो क्या है? बूढ़ा आदमी ने बिना देखे जवाब दिया। चाय की एक पुरानी दुकान है। रात में भटके हुए लोग वहीं रुकते हैं। तुम भी चलो। चाय में कांप रही थी। सामने एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल बंधे हुए थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और हाथ में मिट्टी का कुल्हड़ था, जिससे वो धीरे धीरे चाय पी रही थी। बगल में एक पुरानी बेंच पर एक आदमी चुपचाप बैठा था, सिर थोड़ा झुका हुआ, हाथ आपस में जुड़े हुए और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। वो बिना हिले उस्मान को देख रहा था। आओ बेटा, यही जगह है, बैठ जाओ। चाचा, ये लोग इतनी रात में यहाँ क्यों हैं? कुछ लोग रात के लिए जागते नहीं, रात उनका इंतजार करती है। उस्मान बहुत थका हुआ था और आकर बेंच पर बैठ गया। अरे उस्मान, देर हो गई। रास्ता ढूंढने में परेशानी हुई क्या? अर्जुन एक पल के लिए ठिठक गया। आप मुझे जानते हैं? इस रास्ते से जो भी आता है, उसकी खबर पहले ही मिल जाती है। उस्मान अब चुप था। वो बस उस आदमी को देख रहा था। तभी चाय वाले ने कहा, जो कब से चुप था उसकी आवाज गहरी थी। शहर से आए हो शायद, चेहरा बता रहा है। जी, मैं भानपुर जा रहा हूँ। दादाजी ने बुलाया है। भानपुर। जी, मुझे भानपुर जाना है। चाय वाले का चेहरा लालटेन की आधी रोशनी में था। आंखें गहरी और चेहरा ऐसा जैसे बहुत कुछ जानता हो। वहां तक पहुंचने वाले लोग अक्सर रास्ते से ज्यादा अपने अतीत से डरते हैं। आप लोग आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ अपने दादाजी के पास जा रहा हूँ। बेंच पर बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। हर कोई यही सोचकर आता है कि वो सिर्फ किसी से मिलने जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर लोग नहीं, किस्मत इंतजार करती है। उस्मान ने गहरी सांस ली। अब वो खुद को रोक नहीं पाया। एक बात बताइए, रात के 2 बजे इस घने जंगल के बीच ये चाय की दुकान क्यों खुली है? यहाँ कौन आता है? बेटा, यहाँ वो लोग आते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं, और वो भी जिन्हें रात खुद बुलाती है। मुझे कोई रात ने नहीं बुलाया। मुझे मेरे दादाजी ने बुलाया है। बेंच पर बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उस्मान को अब अजीब सा महसूस होने लगा था। एक अनजानी डर उसके मन में घर कर चुकी थी। बाहर अचानक तेज हवा चली, लालटेन जोर से हिली, और उसी पल टपरी के पीछे किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। उस्मान के हाथ से लगभग कुल्हड़ छूट ही गया। उसने घबराकर पीछे अंधेरे जंगल की तरफ देखा। ये आवाज कैसी थी? वहां कौन है? कोई औरत रो रही है क्या? कुछ पल के लिए टपरी में फिर से सन्नाटा छा गया।
कभी कभी थका हुआ मन भी आवाजें बना लेता है। शायद उस्मान ने फिर पीछे देखा। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, गहरा, चुप और डरावना अंधेरा। हवा फिर चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनमें छिपकर धीरे धीरे हंस रहा हो। उस्मान ने जल्दी से अपना बैग उठाया। नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। दादाजी इंतजार कर रहे होंगे। भानपुर का रास्ता यहीं से सीधा है ना? बूढ़ा आदमी ने बिना कुछ कहे हाथ से सामने की पगडंडी की तरफ इशारा किया। सीधा चलते जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। कौन? इतनी रात को कौन आया है? दादाजी, दरवाजा खोलिए। मैं आया हूं उस्मान। दरवाजा तुरंत खुला। सामने दादाजी खड़े थे। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस्मान, इतनी देर? तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी दादाजी, मैं ठीक हूं। लेकिन बाद में। तुम पहले अंदर आओ। उस्मान अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों साफ थे। दादाजी, रास्ते में मेरे साथ बहुत अजीब चीज हुई। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। दोनों अंदर कमरे में बैठे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। दादाजी उस्मान के सामने खट पर बैठे थे। उनके चेहरे पर उस्मान को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस्मान, अब साफ साफ बताओ, रास्ते में क्या हुआ? तुम्हारी आवाज सुनकर ही लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। उस्मान ने गहरी सांस ली। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। दादाजी, जब ट्रेन रात के ठीक 2 बजे स्टेशन पर रुकी, तब पूरा स्टेशन लगभग सुनसान था। मैं बाहर निकला तो सोचा कोई ऑटो मिल जाएगा, लेकिन बाहर एक भी ऑटो नहीं था। सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। दादाजी चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। उस्मान ने पूरी बात साफ साफ दादाजी को बताया। पूरा किस्सा सुनते सुनते दादाजी के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई देने लगा। कुछ देर तक वे बिल्कुल चुप बैठे रहे। दादाजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप उन लोगों को जानते हैं? दादाजी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। उस्मान, उस रास्ते पर रात के बाद कोई नहीं जाता। लेकिन दादाजी, मैं तो उसी रास्ते से आया था। दादाजी ने तुरंत उसकी बात काट दी और सीधा खिड़की के पास चले गए। कुछ देर वो खिड़की के बाहर घने अंधेरे की तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से उस्मान की तरफ देखा। उस्मान, अभी रात बहुत हो चुकी है बेटा, और तुम काफी थक गए हो। उस्मान चुपचाप उन्हें देखता रहा। इतनी लंबी यात्रा, फिर वो सुनसान रास्ता जो भी हुआ, उसके बारे में सुबह आराम से बात करेंगे। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। दादाजी, पता नहीं क्यों मुझे अब भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा करते हुए यहां तक आया हो। उस्मान, डर की वजह से ऐसा महसूस होता है। तुम ज्यादा मत सोचो। तुम अब जाकर सो जाओ। उस्मान ने अपना बैग नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में फिर वही दृश्य आने लगे। दिन भर वह दादाजी के साथ घर के छोटे मोटे कामों में लगा रहा। फिर वह आंगन में बैठकर बातें करता, कभी पुराने दिनों को याद करता। लेकिन उसके मन में एक और बात बार बार आ रही थी कि मैं दादाजी को अपनी शादी की बात बता देता हूं। दादाजी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुझे पता है कि मैंने आपसे एक बात छुपाई है। दादाजी, मैंने शादी कर ली है और जहां हम रहते हैं वहां एक कब्रिस्तान है।
जहां से रात को किसी के रोने की आवाज आती है। क्या बेटा, तुम पूरी बात बताओ कि तुमने शादी कैसे की और कहाँ की, और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, और तुम वहां किस किस मिले। उस्मान ने सारी बात बताई। उस्मान और अल्फिजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनके घर वाले इनकी शादी को तैयार नहीं थे, इसलिए ये दोनों अपने अपने घर से भागकर नोएडा चले गए थे। और यहां इनकी मुलाकात हुई लोकेश के बचपन के दोस्त इमरान से, जो यहां 4 साल से जॉब कर रहा था। देख उस्मान, मैं जिस फ्लैट में रहता हूं वहां पहले से ही मेरे साथ 2 लड़के रहते हैं। तुम दोनों के माँ बाप ने पुलिस कंप्लेंट कर रखी है। ऐसे में मैंने तुमको अपने घर या पड़ोस में रख लिया तो उन्हें तुमको ढूंढने में जरा भी देर नहीं लगेगी। यार लेकिन कहाँ जाएंगे हम? कुछ तो सोच। एक जगह है जो लड़का पिछले महीने मेरे साथ रहने आया है। वो इससे पहले एक घर में रहता था। घर वैसे ठीक ठाक है और उसका किराया भी सिर्फ 5,000 है, लेकिन सिर्फ एक परेशानी है। क्या परेशानी है? घर काफी सुनसान इलाके में है और उसके ठीक पीछे कब्रिस्तान है। यह सुनकर उस्मान ने एक बार अल्फिजा की तरफ देखा, लेकिन इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इन्होंने उस घर को लेने के लिए हामी भर दी। शाहनवाज इन दोनों को लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां एक छोटा सा घर था। उसके अंदर बैठा था एक अधेड़ उम्र का आदमी। अस्सलामु अलैकुम अब्दुल चाचा। वालेकुम अस्सलाम शाहनवाज बेटा। चाचा, ये मेरा दोस्त है। ये दोनों अभी अभी नोएडा आए हैं। इनको रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। बेटा, पैसे की कोई बात नहीं, जब कमाना शुरू कर दो तो दे देना। लेकिन उस घर के पीछे कब्रिस्तान है, इन लोगों को वहां रहने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? चाचा, आप हमें बिना एडवांस जमा किए रहने को घर दे रहे हैं, वो भी कम किराए पर। हम इतना तो एडजस्ट कर ही लेंगे। ये कहकर अब्दुल ने इमरान को घर की चाबी दे दी और फिर शाहनवाज इनको उस घर पर ले गया जो 2 मंजिला था और दिखने में काफी अच्छा था। उसके आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था और काफी शांत इलाका था। शाहनवाज ने ताला खोला और ये तीनों अंदर पहुंचे। रात के 10 बजे बजने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स यार। अरे दोस्त है तू मेरा, इसमें थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है। अब मैं चलता हूं। यहां पर आराम से रहना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर शाहनवाज वहां से चला गया और ये दोनों अपने बेडरूम में पहुंचे। ये घर कितना अच्छा है और बड़ा भी है ना उस्मान? मेरी जान, और सबसे अच्छी बात कि तुम मेरे साथ हो। उस्मान ने अल्फिजा को कसकर अपनी तरफ खींच लिया और फिर दोनों एक दूसरे की आगोश में चले गए। रात करीब 3 बजे इन दोनों को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और इनकी आंख खुल गई। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? ये दोनों कमरे से बाहर निकले तो इनको महसूस हुआ कि आवाज छत पर से आ रही है। ये सीढ़ियों से होते हुए छत पर गए तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी बराबर आ रही थी। इन्होंने घर के पीछे की तरफ नजर डाली तो इनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने देखा कि घर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान। अब समझ आया कि अब्दुल चाचा ऐसा क्यों पूछ रहे थे। ये दोनों वापस कमरे में गए और जैसे तैसे करके इन्होंने रात गुजारी। कभी पेड़ों की हवाएं, कभी पत्तों की सरसराहट, तो कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज, तो कभी रोने की भयानक आवाजें। इन आवाजों से इनकी नींद बार बार टूट रही थी। सुबह होने पर ये दोनों उठे और पिछली खिड़की खोलकर देखा तो अब कब्रिस्तान काफी शांत दिख रहा था। तभी डोरबेल बजी। उस्मान ने दरवाजा खोला। कैसे हो बच्चों? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूं। अब्दुल के हाथ में 2 पोली बैग थे जिनमें समोसे और चाय थी। धन्यवाद अब्दुल चाचा। इन दोनों ने ही अब्दुल चाचा को कुछ नहीं बताया। अब्दुल चाचा इनको नाश्ता देकर वहां से चले गए।